सांगली शिक्षण संस्था के YouTube चैनल पर मैं काका साहेब कुंभार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। आज के दिन हिंदी के 10वीं कक्षा का रीढ़ की हड्डी यह जो पाठ है, यह पाठ आज हम देखने वाले हैं, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी 1917 में जन्मे, बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर जन्मे हैं। उनकी मृत्यु 1978 में हो गई। एक साहित्यकार के हैसियत से माथुर जी कार्य करते रहे। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति के पुरुष थे। आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी आप प्रतिष्ठित हैं। आपने कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शर्दिया आदि साहित्य से हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम जो रीढ़ की हड्डी यहाँ एकांकी देखने वाले हैं, उस एकांकी में नारी शिक्षा यानी स्त्री शिक्षा पर महत्व दिया गया है। असल में समाज जो है वह पुराने विचारों वाला है। नारी को कम समझा जाता है, उसकी शिक्षा के विषय में ज़्यादा पढ़ा लिखा होना नारी को कम समझा जाता है। तो इसी बात पर यहाँ माथुर जी ने उठाया है और यहाँ पर नारी शिक्षा का जो महत्व है, नारी सम्मान का जो महत्व यहाँ पर माथुर जी हमें समझाना चाहते हैं। इस एकांकी के जो पात्र है वह इस प्रकार है। उमा जो सुशिक्षित युवती है, रामस्वरूप उमा के पिता है, प्रेमा उमा की माँ है, शंकर नवयुवक जो उमा के देखने के लिए आने वाला है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है और रतन जो रामस्वरूप जी का नौकर है। जहाँ पर यह एकांकी शुरू होने वाली है वहां पर कमरा हमें दिखाई देता है। अंदर से दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की हमें पीठ नजर आती है वह अधेड़ उम्र की है, यानी 35 से लेकर 50 की, मतलब ज्यादा जवान भी नहीं है और बूढ़े भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति हाथ में तख्त को पकड़े हुए वहां पर हमें दिखाई देते हैं। साथ में दूसरा सिरा जो है वह उनके नौकर यानी रतन ने पकड़ा हुआ है। रामस्वरूप, अबे धीरे चल धीरे चल, अब तख्त को मोड़ दे उधर। तो तख्त को रखने की आवाज हमें आ जाती है। रतन पूछता है, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में है, बड़ी आवाज में है, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था, बिछा दो साहब। और हमने जो काम किया है, यहाँ पसीना बहाया है, किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछा देता है, ही करके हंस भी लेता है। रामस्वरूप दरी उठाते हैं। दरी यानी क्या? मखमली नुमा एक कपड़ा जो क्या करने वाले हैं, इस दरी के सहायता से वहां पर जो तख्त लाया है उसे बिछाने वाले हैं। और रामस्वरूप क्या करते हैं, अपने जो नौकर है यानी रतन को बता देते हैं और बीवी जी के कमरे से हारमोनियम जो है वह हारमोनियम के साथ साथ सितार भी उठा लाओ और जल्दी कर। रतन वहां से चला जाता है। अब पति पत्नी दोनों मिलकर वहां दरी को बिछा देते हैं। प्रेमा, लेकिन तुम्हारी वह लाडली बेटी जो है वह मुंह फुलाकर बैठी हुई है, गुस्सा है। रामस्वरूप पूछते हैं, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, उमा से कह देना जरा करीने से आए, यानी ढंग से आए। वे लोग कैसे हैं? खुद तो पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, वकील हैं, लेकिन चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और प्रेमा पूछते कि और लड़का कैसा है? रामस्वरूप, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है, यानी बढ़ चढ़ कर है। बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ता है, बीएससी पूरी की है साइंस में, और क्या करता है, लखनऊ में पढ़ता है। और क्या करता है, अब मेडिकल कॉलेज में है। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी हूं। और इसी वजह से रामस्वरूप क्या करते हैं, अपनी पत्नी को जानकारी देते हैं। पति पत्नी जो है अपने वार्तालाप में, वार्तालाप हो रहा है, दोनों में बातचीत हो रही है। उतने में रतन आता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वह बतला देता है कि वे लोग आ गए हैं। तो रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांकते हैं, देखते हैं दरवाजे से, अरे प्रेमा, वे लोग आ भी गए, तुम उमा से समझा देना। क्या समझा देना? कि थोड़ा सा गाना वगैरह जो है वह गा देगी मेहमानों से। हाँ, आइए आइए, स्वागत करते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद वहां पर बैठते हैं। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मतलब जिस प्रकार आए हैं तो तकलीफ की कोई बात तो नहीं है? गोपाल प्रसाद खंखरा जाते हैं, घसा साफ कर देते हैं, नहीं। तांगे वाला जो है जानता था, आपको जानते हैं तांगे वाले, तो रास्ता मिलता कैसे नहीं? तो ठीक तरीके से हम क्या हुए, आपके घर पहुंच गए।
रामस्वरूप लड़के की तरफ मुखातिब हो जाते हैं, यानी लड़के की तरफ देखते हैं, रुख करते हैं और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं आपके लिए? आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी कॉलेज की कोई छुट्टियां नहीं है, मतलब कॉलेज में वैसा कोई छुट्टी नहीं है, वीकेंड चल रहा है, मतलब कि सप्ताह जो होता है तो सप्ताह में क्या होती है, छुट्टियां होती है, तो उन्हीं छुट्टियों में क्या हो गया है, मैं चला आया हूँ। रामस्वरूप तो आपका जो कोर्स चल रहा है तो कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा, साल भर में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन शंकर बतला देते जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल? शंकर बताते जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब कि 1 आध साल में ज़्यादा ले लेता हूँ और ये कोर्स पूरा करूँगा। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदल देते बोलने का। अच्छा तो साहब बिजनेस की बातें हो जाए, मतलब कि बिजनेस की बातचीत हम करें। रामस्वरूप चौंकते हैं कि बिजनेस कैसा, लेकिन बाद में समझ जाते हैं, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता पानी तो कर लीजिए, घर में आए हैं आप, हमारे मेहमान हैं तो क्या करिए, नाश्ता तो कर दीजिए। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्यों कष्ट क्यों उठाते हैं? तकल्लुफ का अर्थ कष्ट क्यों उठा लेते हैं? रामस्वरूप हाँ तकल्लुफ किस बात की? तकल्लुफ की कोई बात नहीं, कष्ट की किस बात की? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है, मतलब नसीब वाला हूँ मैं कि आप जैसे जो लोग हैं तो वह मेरे यहाँ तशरीफ लाए, आप हमारे यहाँ आ गए हैं, मेहमान बनकर आ गए हैं, इसलिए तकलीफ की कोई बात नहीं है। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने बच्चे से यानी शंकर से कहते हैं, लड़के से कहते हैं, क्यों क्या हुआ? शंकर बतला दे कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, लड़की देखने के लिए आए हो तो कमर सीधी करके बैठो, ठीक तरीके से बैठो। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए क्या कहते हैं? शंकर जैसे शंकर के बैकबोन रुक जाते हैं उतने में। क्यों? इतने में क्या हो जाता है, बाबू रामस्वरूप जो है वह चाय की ट्रे लेकर आकर वहां पर मेज पर रख देते हैं। मतलब कि शंकर के बैकबोन में कोई समस्या है, तो थोड़ा से बैकबोन में जो रीढ़ की हड्डी जो है उसमें कोई समस्या होने की वजह से ठीक से नहीं बैठ पाता होगा और इसी कारण उसके दोस्त उसे चिढ़ाते भी रहते होंगे। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं, आपने क्या किया? चाय नाश्ते की व्यवस्था की। रामस्वरूप चाय जो है वहाँ प्याले में डालते हैं। हाँ आपको विलायती चाय पसंद है? मतलब कि चाय जो है विलायती वाली पसंद है या हिंदुस्तानी चाय पसंद है? गोपाल प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, मतलब कि आधा आधा, जरा चीनी भी क्या कर दीजिए, ज्यादा डालिए। शंकर खंखराकर सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर क्या करेगी, टैक्स लगाएगी। मतलब कि जो जिन लोगों को क्या चाहिए टैक्स, मतलब कि ज्यादा चाय लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, अब उस पर क्या करेगी, टैक्स लगाएगी। शंकर जी जिस प्रकार टैक्स की बात लेते हैं तो गोपाल प्रसाद भी चाय पीते हुए चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। सरकार जो चाहे सो करे, पर अगर आमदनी करनी है सरकार को तो क्या करना चाहिए, बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो रामस्वरूप पूछते हैं शंकर को चाय देते हुए, वह क्या किस प्रकार का टैक्स लगाना है? तो गोपाल प्रसाद बतला देते हैं कि खूबसूरती पर हमें क्या करना है, यानी सरकार को टैक्स लगाना है। रामस्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, वे बतला देते हैं, यह टैक्स ऐसा है जनाब कि देने वाला चू भी तक नहीं करेगा, आनंद से देगा। तो इसी प्रकार खूबसूरती पर टैक्स लगाने की बात वे दोनों करते हैं। रामस्वरूप जोर से हंसते हैं, वाह वाह, खूब सोचा आपने, अच्छा विचार है आपका। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोग यानी हमारे ज़माने में, या हमारे मतलब ये दोनों बूढ़े हो गए हैं तो हमारे ज़माने में यहाँ कभी सवाल उठा ही नहीं, मतलब कि ये खूबसूरती का वगैरह वगैरह। तश्तरी है, तश्तरी उठा गोपाल की तरफ बढ़ते हैं, लीजिए तश्तरी में क्या है, तो समोसा है। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं। कभी नहीं साहब, कभी नहीं, हमारे यहाँ मतलब कि हमारे ज़माने में ये खूबसूरती का सवाल तो नहीं होता था। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होते हैं, देखते हैं, आपका क्या ख्याल है, विचार क्या है शंकर बाबू? शंकर बाबू किस मामले में? रामस्वरूप बतला दें, यही कि शादी तय करने में या शादी के समय में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद टोकते हैं बीच में और बीच में बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कौन सी, तो जायजा जो है यानी जन्म पत्र, जिसे और एक भाषा में कुंडली भी कहते हैं, तो वह मिलनी जरूर चाहिए। रामस्वरूप ज़्यादा जानकारी देते जी बाकी तो ठीक है, लेकिन जायजे का मिलना ज़रा मुश्किल है। क्या करेंगे हम, ठाकुर जी के चरणों में यानी भगवान के चरणों में रख देंगे, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। शंकर हंसता है, लेकिन पिता है यानी गोपाल प्रसाद जी गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद लड़कियों का अधिक पढ़ा लिखा जरूर नहीं है, सिलाई बुराई आ गई तो बस
रामस्वरूप, हाँ हाँ। मेज एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर दरवाजे की तरफ मुंह कर देते हैं और बोलते हैं, अरे ज़रा पान भिजवा देना। मतलब कि चाय नाश्ता हो गया है, अब क्या करेंगे, पान। तो उमा क्या करती है, यानी जो वधू है वह पान की तश्तरी लेकर वहाँ पर आ जाती है और नाक पर आते हुए देख लेते हैं कि नाक पर सुनहरी रिंग वाला चश्मा है। जैसे ही बाप बेटे चश्मा देखते हैं चौंक जाते हैं। दोनों बाप बेटे यानी गोपाल प्रसाद और शंकर जी एक साथ चश्मा यानी ऐनक। रामस्वरूप जरा सकपका जाते हैं, जरा घबरा जाते हैं। जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंख दुखने लगी थी और इसी वजह से कुछ दिनों के लिए यह चश्मा क्या है उसे लगा दिया गया है। तो रामस्वरूप जो है वह जानकारी तो दे देते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद उनके मन में शंका है, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो यह चश्मा नहीं लगा है। वह पूछते हैं, पढ़ाई की वजह से तो यह चश्मा नहीं लगा है। रामस्वरूप, नहीं साहब, मैंने तो क्या किया, अर्ज किया था ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट है, पढ़ाई की वजह से चश्मा नहीं है, इसी वजह से संतुष्ट है। बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, जो तख्त उन्होंने दोनों ने लाया था, नौकर ने और वहाँ पिता ने, तो वहाँ पर बैठ जाती है उमा अपने बाजे के पास। वहाँ बैठती है। गोपाल प्रसाद वहाँ चाल देखते हैं लड़की की किस प्रकार की है और बतला भी देते हैं। चाल में कोई खराबी तो नहीं है, चेहरे पर छवि यानी निखार जो है चेहरे पर अच्छा है। हाँ, कुछ गाना बजाना जानती हो, मतलब कुछ सीखा है गाने के बारे में। रामस्वरूप बतला देते हैं अपने बेटी के बारे में। जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मेरा का जो मशहूर भजन है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, यह गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की तरफ झेंपती है, मतलब कि झेंपती आंखें शर्माती है, आंखों से आंखें मिल जाती है और वहाँ रुक जाती है, गाते गाते रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को तो पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, अच्छा है, ठीक है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखती है और अंदर की तरफ जाने के लिए बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, शायद कुछ सवालात करने हैं। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठे रहो उमा। उमा उसी तख्त पर बैठती है। गोपाल प्रसाद, तुमने कुछ पेंटिंग वेंटिंग सीखी है, मतलब कि जो चित्रकला है वह तुम्हें आती है। रामस्वरूप जानकारी देते हैं, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल गया, मतलब कि मैंने नहीं बतलाया आपको। यह जो दीवार जो दिखाई देती है, तो दीवार पर जो टंगी तस्वीरें आपको दिखाई देती है कुत्ते वाली, ये इसकी बनाई हुई है। उस दीवार पर भी उसने जो तस्वीरें हैं वो बनाई है। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, तुम पेंटिंग जानती हो वगैरह, घर के काम जानती हो, लेकिन कुछ सिलाई वगैरह। तो रामस्वरूप बतला देते हैं, सिलाई की सारे घर इसके जिम्मेदारी रहती है, मतलब कि सब कुछ सिलाई का काम यही करते हैं और यहाँ तक कि मेरे कमीज भी यहीं सीती है। हंसते हैं हाँ हाँ करके। गोपाल प्रसाद, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं ऐसा सुना है। लेकिन उमा चुप है, उमा कुछ जवाब नहीं देते। रामस्वरूप इशारा करते हैं, खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उमा कुछ बतलाती ही नहीं। उसकी गर्दन कैसी है, उसी प्रकार है, झुकी हुई। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप जरा सकपका जाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा गोपाल से। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद नाराज हो जाते हैं जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए, मतलब कि क्या बोलती है आपकी बेटी वगैरह। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, मतलब कि आने वाले मेहमान जो है वो क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपको, कुछ जवाब दो ना। उमा, आवाज कैसी है, हल्की है लेकिन मजबूत आवाज में है, पढ़ी लिखी लड़की है तो आवाज में मजबूती है। क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकते हैं तो दुकानदार कुर्सी मेज पर कुछ नहीं पूछता, तो क्या करते हैं, खरीदार को सिर्फ क्या किया जाता है, दिखलाया जाता है। पसंद आ गई, ठीक है, अच्छा है, वरना वह उसी प्रकार पड़ी जाती है, वह जवाब दे देती है। बेटी का इस प्रकार का अपना सवाल जो जवाब है, सवाल का जवाब जो दिया गया, तो उससे रामस्वरूप चौंक जाते हैं। उमा उमा कह उठते हैं। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, अब मुझे मेरे विचार प्रस्तुत करने दीजिए। गोपाल प्रसाद ताव में आते हैं। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ मुझे बुलाया था, किस प्रकार आपकी बेटी बोल रही है। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से हमें नापतोल कर रहे हैं। बेटी वाले हैं तो क्या हुआ, आपने हमारा नापतोल किया, हर एक प्रकार से सवाल पूछा आपने। शंकर, बाबूजी चलिए। शंकर कहता है कि पिताजी से अपने, बाबूजी यहाँ से चलिए। गोपाल प्रसाद पूछते हैं उमा से, क्या
तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप है, जवाब नहीं देते, लेकिन उमा जवाब दे देती है, जी हाँ, मैं कॉलेज पढ़ चुकी हूँ। मैंने क्या किया है? बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, बीए पास किया है, कॉलेज किया है, पाप नहीं किया। कोई चोरी भी नहीं की। जो आपके पुत्र की तरफ देख लीजिए, आपका पुत्र किस प्रकार का है, वह क्या करता है, यहाँ आपको पता नहीं है, लेकिन उमा जानकारी देती है कि आपका पुत्र जो है वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक-झाँक करता रहता है, इधर उधर देखता रहता है लड़कियों के हॉस्टल में, और उस प्रकार की कायरता दिखलाता है। मुझे अपनी इज्जत और मान मर्यादा का ख्याल है, विचार है, लेकिन इनसे पूछिए, मतलब कि आप अपने बेटे से पूछ लीजिए, शंकर जी से, कि किस तरह नौकरानी के पैर में पड़कर मुंह छिपाकर ये भाग खड़े हुए थे। रामस्वरूप उमा उमा कह उठते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, दगा किया है। आपकी लड़की तो बीए पास है और आप मुझसे कह रहे थे कि मेरी बेटी सिर्फ मैट्रिक किया है। आपने छिपा दिया मुझसे कि आपकी लड़की बीए पास है। दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, जाने के लिए जाना चाहते हैं उमा। जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता जरूर लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या भी नहीं, यानी बैकबोन जिसे कहा जाता है, बैकबोन। बापू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी, यानी कुछ नहीं कर सकते, गुस्सा है, और उनके लड़का जो है वह, उसकी जो सूरत है वह रोने जैसी सूरत हो गई है। दोनों वहाँ पर कमरे से बाहर चले जाते हैं और उमा जो है वहीं उसी प्रकार चुप हो जाती है और वहाँ खड़ी हो जाती है। यह एकांकी के माध्यम से हमें माथुर जी ने यह बतलाया कि नारी शिक्षा का महत्व किस प्रकार का है। यह जो एकांकी है वह भोर का तारा इस एकांकी संग्रह से ली गई है। धन्यवाद।